Welcome to you online classes of MLP School Rajpura student. I Priyanka ma'am today tell you chapter number 9 and 10 of class 8 GK. So student, you have to see the video properly and learn all the questions. Okay, let's start. Student, today I discuss with you chapter number 9 gases around us. हमारे चारों तरफ जो भी गैसेज हैं, हमारे जो एनवायरमेंट में जो गैसें हैं उनके बारे में. नाउ आई टेल यू अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. अबाउट 2/3 of the air in the atmosphere is composed on this gas. मीन्स जो एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी कितनी है? 2/3. टोटल गैस का 2/3 पार्ट है जो ये गैस हैं. और प्रोप्लाज्म इन लिविंग सेल्स रिक्वायर दिस गैस फॉर्मेशन. मीन्स जो जीव द्रव्य होते हैं वो फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए इस गैस का यूज करते हैं. प्रोटीन इज कंपोज ऑफ द कंपाउंड ऑफ दिस गैस लिंक टुगेदर. इट्स केमिकल सिंबल इज एन. इसका केमिकल सिंबल क्या है? एन है. और ये जो गैसेज प्रोटीन होता है, प्रोटीन कंपोज होता है कंपाउंड दिस गैस जब इनको लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ. तो आंसर इज नाइट्रोजन. ओके. और इसकी क्वांटिटी मीन्स सबसे ज़्यादा होती है जो एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है ना, उसमें 78% के अराउंड. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. दिस कलरलेस गैस विद टिपिकल पुगनेंट होता है, मतलब तीखी स्मेल, इज कंपोज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. और किसका कंपाउंड होता है ये? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का. इट इज वाइडली यूज टू मेक मेडिसिन एंड कॉमर्शियल क्लीनिंग प्रोडक्ट. इट केमिकल फॉर्मूला इज NH3. इसका केमिकल फॉर्मूला है NH3. आंसर इज अमोनिया. नेक्स्ट वन इज दिस इनर्ट ऑर्डरलेस गैस. मीन्स ऑर्डरलेस होती है जो कलरलेस होती है और स्मेललेस होती है. इट्स गैस इज लाइटर देन एयर. It is found in the earth atmosphere and within the rocks of earth just crust. It is often used to fluorescent lamp and electric जो signals होते हैं उसमें. और its chemical symbol is Ne. इसका chemical symbol है Ne, neon. Okay. Next one is this is a colorless, same thing है, odorless gas that occurs abundantly in nature at the chief constituent of natural gas. मीन्स ये सबसे मेन होती है सभी गैस में. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CH4, मीथेन. ओके. और इसकी केमिकल रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट वन इज वी हैव ऑल सीन दिस गैस. इट इज द gaseous state of water which is formed when water boils. When it condenses, it's often visible mist. It chemical formula is H2O. मीन्स एक तरह से ये पानी का ही रूप होती है. इसका आंसर है वेपर, वाष्प. जैसे जब पानी मीन्स गाढ़ा हो जाता है और जैसे उबलने लगता है तो उसमें से जो धुआंशी निकलती हैं ऊपर की तरफ जाती हैं, उससे ये वेपर का रूप ले लेती हैं. और जो एनवायरमेंट में लाइक ए मिस्ट, वो मिस्ट की तरह हमें शो होता है, धुंध की तरह. ओके. नेक्स्ट वन इज दिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. दिस गैस लैक्स टेस्ट, कलर और ऑर्डर. मीन्स ये भी टेस्ट लेस होती हैं. और इट्स केमिकल सिंबल इज H, हाइड्रोजन. और ये हाईएस्ट और मोस्ट अबंडेंट मीन्स सबसे ज्यादा मात्रा होती है वर्ल्ड में इसकी. Okay, so student, these are the gases. Now I ask one question. Which gas we use to take breath? That answer is oxygen. And breathe out, that is carbon dioxide. Okay, means जो गैस हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं वो होती हैं ऑक्सीजन. एंड जो गैस हम एग्जिट करते हैं सांस को, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हम कहाँ से गेट करते हैं? थ्रू प्लांट्स. ओके. सो यू हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. ओके.
नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। मीन्स जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनका यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यू हैव टू सी दैट। और फर्स्ट वन इज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मोर distinctly. It has a high magnifying power and can cover a much wider field views. क्या होता है, ये डिस्टेंस की चीज को मीन्स दूर की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है और इसके अंदर एक हाई मैग्नीफायर लगा हुआ होता है जो इसको कोई भी जो दूर चीज है उसको अच्छी तरह ब्रॉड करके हमें सी करने में हेल्प करता है। आंसर इज बिनोकुलर। Next one is it is an instrument by means of which angular deviation of ray of light produced by a prism can be determined. Okay, ये किस में यूज होता है, जो हमारे एक प्रिज्म होता है जिसमें हम 7 कलर्स का हमारे पास उसमें 7 कलर्स की जो रे होती है वो निकलती हैं, तो उसको चेक करने के लिए क्या यूज होता है, सेप्टियोमीटर। नेक्स्ट वन इज इट इज scissor shaped and properly missile that can be aimed ships and it exploded on touching the ships and make a hole on the bottom of the ship. That is the picture of that instrument. Okay, answer is torpedo. Next one is it is a ship which is ordinarily float on water but when required can be submerged in water. This is done varying the density in this. Next one is it is a periscope is filled through which outside object can be seen. That was invented by Bushell. तो आंसर इज सबमरीन। जो नेवी में जो लोग हमारे जो सोल्जर है जो नेवी में जाते हैं उसमें एक सबमरीन होती है और एक सीपर होती है, 2 शिफ्ट होती है, तो दैट इज सबमरीन मीन जो पानी के अंदर ही घूमती रहती है। दैट इज द पिक्चर ऑफ सबमरीन। नेक्स्ट वन इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच एनेबल द क्रू ऑफ ए सबमरीन ऑब्टेन टू सर्वे द शिप्स ऑन द सरफेस ऑफ द शिप व्हेन द सबमरीन इटसेल्फ सबमर्ज इन वाटर। ओके, तो आंसर इज पेरिस्कोप। नेक्स्ट वन इट इज एन इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड साउंडेड रिकॉर्डिंग मशीन in big offices any directed into it later transcribed by the stenographer. Answer is dictaphone. Sorry. Next one is this is the thermometer used for measuring temperature of human bodies. It is range is 95 degree to 112 Fahrenheit. The normal temperature कितना होता है ह्यूमन बॉडी का 98.4 Fahrenheit और 36 डिग्री सेल्सियस। फॉर मीजरिंग टेम्परेचर केप्ट इन आर्मपिट और ब्लो द टंग ऑफ ए पर्सन। तो दैट इज एवरीवन नो जब आपको फीवर हो जाता है तो डॉक्टर आपको एक थर्मोमीटर देता है, इसको मुंह में ले लो, फिर वो फीवर चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। नेक्स्ट वन इज दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डायग्नोज डिजीज। इट इज ए वेरी हाई फ्रीक्वेंटली साउंडेड वेव्स। दिस वेव्स पास इनटू द बॉडी एंड द रिफ्लेक्टेड echoes help to build up the pictures of internal organs. Okay, मीन्स जब आपके कहीं इंटरनल पार्ट्स में पेन होता है तो आप डॉक्टर के लिए पास जाते हैं तो वो आपको एक थिंग के लिए सजेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। मीन्स आपको जो डिजीज है इंटरनल पार्ट में वो उसमें इजीली सी हो जाती हैं और जो भी डिजीज है उसका पता चल जाता है। ओके, नाउ आई गिव यू ए असाइनमेंट, यू हैव टू कंप्लीट दैट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज हम करेंगे पाठ 7 बालक अथवा बालिकाएं। पाठ का नाम है बालक अथवा बालिकाएं। बालक अथवा बालिकाएं यानी लड़का या लड़की। तो यह कथा प्राचीन इजराइल के इतिहास से संबंधित है। राजा सुलेमान इजराइल के तीसरे शासक थे जो अपनी बुद्धिमत्ता तथा सामान्य ज्ञान के लिए विख्यात थे। उनकी ख्याति एक पड़ोसी राज्य की शासिका के लिए ईर्ष्या का विषय बन गई थी। उसने उन्हें एक प्रतिभोज पर आमंत्रित करके उनकी परीक्षा ली। और कैसे, आइए पाठ में जाने। कि एक राजा थे इजराइल के, सुलेमान उनका नाम था। वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, उनकी बुद्धिमत्ता यानी उनकी बुद्धिमानी के और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। और उन्हीं की इसी प्रसिद्धि के कारण है जो राज्य की एक पड़ोसी राज्य की जो रानी थी वो उनसे ईर्ष्या करने लग गई थी और
इसी के लिए उसने क्या करा, एक प्रतिभोज का आमंत्रण किया था। तो देखते हैं पाठ में उनके बारे में पढ़ते हैं। विश्व के इतिहास में कितने ही शासक हो चुके हैं जिनकी सामान्य मेधा से जुड़ी कथाएं इतिहास प्रसिद्ध हैं। हमारे देश के इतिहास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने समय के अत्यंत मेधावी शासक माने जाते थे। इसी प्रकार प्राचीन इजराइल के इतिहास में राजा सुलेमान की असामान्य मेधा के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा प्रस्तुत पाठ में का विषय है। तो जो प्राचीन समय में है, प्रत्येक शासक, बहुत से शासक ऐसे हुए जो उनकी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। ऐसे में हमारे देश के राजा थे विक्रमादित्य, वो बहुत प्रसिद्ध थे। और ऐसे में यहाँ पर इजराइल के जो सुलेमान राजा हैं उनके बारे में बताया। तो ये पाठ राजा सुलेमान के बारे में है, तो पढ़ते हैं। सुलेमान इजराइल के तीसरे शासक थे जिन्होंने ईस्वी पूर्व 965 ईस्वी से ईस्वी पूर्व 922 तक शासन किया। उनके पिता राजा डेविड ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राजा सुलेमान ने अपने 43 वर्षों के शासन काल में ऐसे महान कार्य किए जिनके कारण उनका नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया। उनके न्याय तथा बुद्धिमत्ता के किस्से स्थान स्थान पर चर्चित होने लगे। राजा सुलेमान के यश की चर्चा सीबा नामक एक पड़ोसी देश की शासिका के कानों में जा पहुंची। लोगों का यह कथन कि राजा सुलेमान इस समय के चतुर्थम व्यक्ति हैं। सीबा की रानी को बिच्छू की डंक की दृश्य चुभने लगी कि जब लोगों के द्वारा उन्होंने ये सुना कि राजा सुलेमान है वो चतुर्थम व्यक्ति हैं, ये बातें उन्हें बिच्छू की तरह चुभने लगी, यानी बिच्छू के डंक के सदृश कि जिस प्रकार से बिच्छू डंक मारता था, जिस प्रकार से चुभने लगी, वो उनसे ईर्ष्या करने लगी। अतः उसने इस बात को असत्य सिद्ध करने के उद्देश्य से राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने राज्य के सभी सामंतों तथा मंत्रियों को एक ऐसी समस्या खोजने के लिए कहा जिसे सुलझाना उनके लिए बिल्कुल भी संभव न हो सके। कि ऐसी कठिन समस्या उन्होंने कहा कि लाइए ताकि वो राजा उसको सुलझा नहीं सके, उनके लिए सुलझाना असंभव हो। सभी मंत्रीगण तथा सामंत नई नई समस्या रानी के समक्ष रखते रहे, परंतु उसे कोई भी समस्या ऐसी जटिल दिखाई न दी जिसे सुलझाया ना जा सके। अतः एक बूढ़े अनुभवी मंत्री ने एक रोचक परंतु जटिल समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे विचार में यह वैसी समस्या है जैसी आपको अभिष्ट है, यानी जैसी आपको चाहिए। रानी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा सुलेमान इस समय इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तत्पश्चात एक सोची समझी योजना बनाने के उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को एक प्रीतिभोज में भाग लेने हेतु निमंत्रण भेज दिया। प्रीतिभोज का स्थल रानी के महल के अत्यंत ही समीप था। राजा ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे निश्चित समय पर प्रीतिभोज के स्थल पर पहुंच गए। राजा ने देखा कि दर्शकों की एक भारी भीड़ उस स्थल पर विद्यमान है। उन्हें देख राजा सुलेमान मन ही मन भाप गए कि प्रतिभोज के पीछे कोई अन्य उद्देश्य अवश्य निहित है। अतः वे पूर्णतः सतर्क हो गए। क्या हुआ कि रानी ने योजना बनाई कि उनको किसी न किसी तरह से उनकी बुद्धिमानी है, उनको परीक्षा लेनी है कि वो जब सभी लोग ये कहते हैं कि वो चतुर्थम व्यक्ति हैं, तो ऐसे में उन्होंने क्या करा कि ये योजना बनाई। और जब राजा को खाने पर यानी प्रतिभोज पर जब उन्होंने बुलाया, तो जब राजा वहां पर पहुंचे तो लोगों की भीड़ देखकर वो समझ गए कि कुछ ना कुछ और उद्देश्य है, इसीलिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि वो बुद्धिमान थे तो वो समझ गए और वो सतर्क हो गए। आगे प्रतिभोज के समापन के उपरांत रानी ने सुलेमान को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आप अत्यंत मेधावी शासक हैं, अतः मैं आपके समक्ष एक समस्या रखना चाहती हूँ। आपको उसका समाधान करना होगा। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। तो खाना समाप्त होने के बाद में जब खाना खा लिया, तब राजा के सामने वो समस्या रखी। मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूंगा। राजा ने नम्र परंतु गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। राजा का उत्तर सुनकर रानी ने अपने एक सेवक को 4 बच्चे राजा सुलेमान के समक्ष लाने का आदेश दिया। चारों बच्चे एक समान लग रहे थे तथा उनकी आयु 8 वर्ष के आसपास थी। यही नहीं, उनके एक से पहनावे भी थे। कि रानी ने 4 बच्चे बुलाए। जब उन 4 बच्चों को देखा तो वो 4 बच्चे थे वो बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे।
उनके कपड़े भी एक जैसे थे, उनके पहनावे भी एक जैसे थे और उनकी उम्र भी एक समान लग रही थी। बच्चों के आ जाने के पश्चात राजा सुलेमान से बोली, रानी महाराज, ये 4 बच्चे आपके समक्ष उपस्थित हैं। इनमें से 2 बालक हैं तथा 2 बालिकाएं। इनसे बातचीत किए बिना आपको यह बताना है कि कौन से 2 बच्चे बालक हैं और कौन से 2 बालिकाएं। राजा सुलेमान शांत मुद्रा में सब कुछ सुनते और देखते रहे। तो रानी ने क्या कहा कि 4 बच्चे लाके खड़े कर दिए और आपको बताना है इनमें से कौन सी 2 लड़कियां और कौन से 2 लड़के हैं और आपको इनसे बात नहीं करनी। सभी दर्शक अत्यंत उत्साहपूर्वक राजा को देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि राजा सुलेमान किस प्रकार इस समस्या का समाधान करेंगे। जहां तक रानी का प्रश्न, उसे दृढ़ विश्वास था कि सुलेमान उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, कि रानी को विश्वास था कि राजा है वो उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे इस परीक्षा में। राजा सुलेमान कुछ समय तक गहन विचारों में खोए चुपचाप बैठे रहे। उन्हें प्रतिभोज के पीछे छिपे रहस्य का पता चल गया। रानी ने भारी संख्या में वर्तमान दर्शकों के समक्ष उनकी बुद्धि परीक्षण की योजना बनाकर उन्हें इस प्रतिभोज के आयोजन किया था। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना उनकी प्रतिष्ठा और गौरव के लिए अनिवार्य था। कुछ समय विचार करने के पश्चात उन्होंने समस्या के समाधान हेतु विधि सूझ गई और वे मुखमंडल पर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, अच्छा, तो मैं अब हमारी मेघा की परीक्षा लेने हेतु प्रतिभोज आमंत्रित किया है। तो वो समझ गए कि रानी ने इस प्रतिभोज का आयोजन क्यों किया था और वो रानी को बोले कि आपने हमारी परीक्षा लेने के लिए इस आमंत्रण को किया था। निसंदेह रानी ने निसंकोच उत्तर दिया। रानी ने कहा, हाँ। राजा ने कहा, रानी साहिबा, कृपया अपने 2 सेवक हमारे सामने उपस्थित कीजिए। जब सेवक आ गए तो राजा ने एक सेवक को कहा कि जाओ और एक खुले बर्तन में कुछ गीली मिट्टी ले आओ, जिस प्रकार की कुम्हार बर्तन बनाते हैं के लिए प्रयोग में लाते हैं। फिर राजा ने दूसरे सेवक को आदेश दिया कि वह पानी, साबुन और 4 तौलिए लेकर आए। सेवकों ने अविलंबित राजा के आदेश का पालन किया और तत्पश्चात राजा ने 4 बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, एक एक करके आगे आओ और थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी लेकर अपना अपना मनचाहा खिलौना बनाओ। बच्चों ने बिना कुछ बोले ही राजा के आदेश का पालन किया। तब राजा ने कहा, अब आप मिट्टी को वापस बर्तन में रख दीजिए और साबुन लगाकर अपने हाथ धो लीजिए। एक एक तौलिया लेकर उनसे अपने हाथ पोंछ लीजिए। बच्चों ने चुपचाप राजा के आदेश का पालन कर लिया। राजा सुलेमान उन्हें मिट्टी का प्रयोग करते समय तथा साबुन से हाथ धोकर तौलिए से पोंछते समय ध्यानपूर्वक निहारते रहे। जब 4 बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो राजा सुलेमान मुस्कुराते हुए अपने आसन से उठे तथा बच्चों के समीप जा खड़े हुए। फिर रानी को संबोधित करके 2 बच्चों के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, रानी साहिबा, ये 2 बच्चे बालिकाएं हैं तथा शेष बालक। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को मिट्टी ला के देने को कहा और उनको देखते रहे कि किस प्रकार से वो मिट्टी से बर्तन बना रहे थे और किस प्रकार से उन्होंने अपने हाथों को धोया। और उन्होंने बता दिया कि ये 2 बालक हैं और ये 2 बालिकाएं। रानी स्तब्ध हो रह गई क्योंकि राजा सुलेमान ने बच्चों को ठीक पहचाना। उनकी आंखें झुक गई तथा राजा सुलेमान की मेधा का लोहा मानना पड़ा, परंतु उनसे कहे बिना न रह गया। महाराज, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करती हूँ, परंतु यह बताने की कृपा कीजिए कि आपने बच्चों को कैसे पहचाना। राजा सुलेमान ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, रानी साहिबा, मैं चकित हूँ कि आप एक स्त्री होकर भी स्त्रियों के सामान्य गुण को नहीं जान पाई। लड़कियां स्वच्छता और सज्जा के लिए जन्म से ही लालायित होती हैं। दोनों लड़कियों ने अपने हाथ कोहनियों तक खूब मलमल कर धोए तथा उन्हें तौलिए से भली भांति पोंछा, परंतु लड़कों ने जल्दी जल्दी केवल कलाइयों तक हाथ धोकर उन्हें तौलिए से साफ कर लिया। इस अंतर ने मुझे दोनों लड़कियों को पहचानने में सहायता की। सीबा की महारानी ने राजा सुलेमान से कुछ दिनों तक अपने मानवीय अतिथि के रूप में सीबा में रुकने की प्रार्थना की, जिसे राजा सुलेमान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे रानी से विदा लेकर अपनी राजधानी लौट गए। वहां पहुंचने पर उनकी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। चूंकि वे अपनी मेधा के लिए के बल पर एक जटिल समस्या सुलझाकर विजेता के रूप में अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुए थे। इस घटना ने राजा सुलेमान की ख्याति में 4 चांद लगा दिए और तथा वे एक विश्व प्रसिद्ध शासक के रूप में पहचाने जाने लगे।
अब है इसके शब्दार्थ। विख्यात यानी प्रसिद्ध, असामान्य, असाधारण, यश, कृति, सामंत, सरदार, जटिल, गंभीर, अभिष्ट, जिसकी इच्छा हो, स्थल, स्थान, अंतर्गत, भीतर, निहित, छिपा हुआ, सतर्क, चौकस, समापन, समाप्ति, भरसक, यथाशक्ति, समवयस्क, एक ही आयु के, मुद्रा, मन स्थिति, उत्तीर्ण, सफल, प्रतिष्ठा, सम्मान, निहारते, देखते, स्तब्ध, सन, स्वस्थता, सफाई, सज्जा, सजावट और लालाहित, उत्सुक। तो आपको बेटा ये शब्दार्थ है जो नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Now we do the exercise of 30th chapter of our civics. First is fill in the blanks. First is the makers of the Indian Constitution had chosen the dash system of government for the country. कि जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया उन्होंने भारतीय सरकार के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई, तो कौन सी अपनाई थी? पार्लियामेंट्री। PARLIAMENTARY, पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली अपनाई। ठीक है। सेकेंड इज द डैश इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? जब मैंने चैप्टर रीड कराया था तो आपको बताया था कि हेड ऑफ अगर कंट्री पूछे तो प्रेसिडेंट होता है, और अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछे तो प्राइम मिनिस्टर। PRIMEMINISTER, प्राइम मिनिस्टर। थर्ड इज द डैश गेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट दस नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। कि कौन डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा और उनका विधायक से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है। इसमें विधायिका उनके इस चीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होती उनको चुनने के लिए। तो कौन चुने जाते हैं? 543 कि 543 जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और विधायिका का उनको चुनने में कोई रोल नहीं होता। फोर्थ इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया, द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज। कि जो केंद्रीय विधायिका है उसमें जो पार्लियामेंट है अपनी, उसके 2 हाउसेज हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है राज्यसभा, लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा, RAJYASABHA। फिफ्थ इज द मेंबर ऑफ दीज हाउसेज आर कॉल्ड द, कि इन हाउसेज के मेंबर क्या कहलाते हैं? MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ MEMBER, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, PARLIAMENT, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। सिक्स्थ इज द डैश इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन है? लोकसभा है। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। अगर अपर हाउस पूछे तो राज्यसभा। सेवंथ इज द डैश इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। तो क्या है? लोकसभा ही लोगों का घर मानी जाती है, लोगों के, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने हुए होते हैं। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। दिस इज ट्रू। सेकेंड इज द MPs are allowed to raise questions on issue which are to be answered by the Prime Minister during question hour। कि MP क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब क्वेश्चन आवर चल रहा होता है और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको आंसर देना होता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रू। फोर्थ इज ए नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द इवेंट ऑफ वार्स, एक्सटर्नल एग्रेशन और नेशनल क्लैमिटीज़ और डिजास्टर। कि राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया जाता है? जब या तो लड़ाई हो जाए या बाढ़ आ जाए, कोई आंतरिक मतभेद पैदा हो जाए। ठीक है। जैसे बाढ़, भूकंप ऐसा आ जाए या देश के अंदर विद्रोह पैदा हो जाए तो दिस इज ट्रू। फिफ्थ इज ए स्टेट इमरजेंसी इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल एंड इज इम्पोज्ड व्हेन देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। कि स्टेट इमरजेंसी कब लागू होती है या प्रेसिडेंट को
स्टेट जो इमरजेंसी होती है उसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और वो जब लागू होती है जब जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो एक कार्यप्रणाली होती है जो उसके अंदर रुकावट आ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। 6 इज ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, कि जो फाइनेंशियल वित्त आपात कब घोषित होता है, जब अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है या अस्थिर हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the criteria for the person to become the member of राज्य सभा, कि राज्य सभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब किसी व्यक्ति को अगर राज्य सभा का मेंबर बनना है तो क्या क्राइटेरिया होता है। नाउ द आंसर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब शांतचित्त होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, नॉट ए बैंकरप्ट, और मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए कि उसके पास वो कर्ज में दबा हुआ हो। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है। आंसर इज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ए कंट्री, कि प्रेसिडेंट कंट्री का हेड होता है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट कर सकते हैं कि द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स एंड इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है जो डिफेंस फोर्स होती है, जो अपनी थल सेना, वायु सेना और जल सेना है, ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक है। थर्ड इज टर्म ऑफ प्रेसिडेंट 5 ईयर होती है और इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा, विधानसभा और स्टेट। और ये किन किन द्वारा चुना जाता है, कि मेंबर ऑफ लोकसभा द्वारा चुना जाता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा द्वारा चुना जाता है, विधानसभा और स्टेट जो MLAs होते हैं उनमें से चुना जाता है। थर्ड पॉइंट आप कर सकते हो कि ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द PM एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि ये PM की सलाह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको चुनते हैं। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। अभी हमने प्रेसिडेंट का रोल किया, अभी हम प्राइम मिनिस्टर का रोल करेंगे। आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। सेकेंड इज कि ही इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि ये लिंक होता है किन किन के बीच में, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके बीच में। He she is also the main coordinator in the working of different ministries, कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है, विभिन्न जो मंत्री होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी MPs आर इन लोकसभा, कि लोकसभा के अंदर कितने MP हैं, 545। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर हैं, 250। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के कितने जो 2 हाउसेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा। So student, in this video we will read about the question answers of the chapter 4, that was the crop production and the management. Student, the first question is what do you mean by the agriculture practices? List out all the agriculture practices. Student, इस क्वेश्चन में हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है एंड वो कितने टाइप्स की होती हैं, मतलब वो किस किस स्टेप बाय स्टेप जो होती हैं उनके नेम मेंशन करना है। द फर्स्ट is all the activities which are involved in cultivation of crops from sowing to harvesting are known as agriculture practices. Student, जितने भी हम खेती करने के टाइम पे बीज को बोने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जितना भी हमारा प्रैक्टिस होता है सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। तो द फर्स्ट वन स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल को प्रिपेयर करना बाय लेवलिंग, बाय प्लगिंग, बाय वाटरिंग। द नेक्स्ट इज सोइंग, आफ्टर दैट वी सो द सीड्स, हम बीज को बोते हैं। द नेक्स्ट इज अप्लाइंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स को अप्लाई करना, उसमें टाइम टू टाइम उनको खाद वगैरह प्रोवाइड करना। द नेक्स्ट इज इरीगेशन में स्टूडेंट हम सिंचाई करते हैं, प्लांट को वाटर करते हैं। द नेक्स्ट इज वीडिंग में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती और जो कि हमारे प्लांट्स का सारा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको रिमूव करते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स
फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब्स, हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से। पेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और माइक्रोब से। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग फसल को काटना, थ्रेसिंग उसको उसमें से रिमूव करना, विनोइंग भी वो हैंड के थ्रू किया जाता है। द नेक्स्ट इज स्टोरेज। आफ्टर दैट जब हमारा ग्रेन्स कलेक्ट हो जाता है देन हम उसको स्टोर करते हैं ग्रेनरीज और सिलोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लगिंग एंड लेवलिंग। स्टूडेंट प्लगिंग एंड लेवलिंग में क्या डिफरेंस होता है? प्लगिंग का मतलब होता है खेत जोतना एंड लेवलिंग का मतलब होता है उसको बराबर करना। द फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं, मिट्टी को, क्योंकि बिकॉज जब हम उसमें से प्लांट को कट कर लेते हैं, पौधे हमारे हम काट लेते हैं तो वो टाइट हो जाती है, तो उसको लूज करने के लिए स्टूडेंट वी डू प्लगिंग एंड टिलिंग। इट कैन बी डन बाय प्लग और कल्टिवेटर, या तो वो प्लग के थ्रू किया जाता है। लास्ट टाइम में इन अर्ली डेज आपने देखा होगा प्लग शेयर्स यूज किए जाते थे, हल जिन्हें हम बोलते हैं। एंड एट प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टेक्निक्स है, दैट इज द कल्टिवेटर। द नेक्स्ट इज लेवलिंग, द प्रोसेस इन विच प्लग्ड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस टाइटली बाय यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्लग लैंड को हम क्या करते हैं, टाइटली प्रेस करते हैं, लेवलिंग करते हैं, उसको बराबर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। स्टूडेंट ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या होता है? इट इज द टेक्निक ऑफ मूविंग अ प्लांट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये एक ऐसी टेक्निक होती है स्टूडेंट जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक प्लांट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंचाते हैं। बिकॉज क्योंकि द प्लांट आर फर्स्ट प्लांटेड इन द सीड बेड्स कॉल्ड nurseries. After they become seedling, they are transferred and transplanted in the field like paddy, tomato, chili, onion, brinjal etc. स्टूडेंट क्या होता है कि जितने भी हमारे सीड्स होते हैं उनको हम बो देते हैं। आफ्टर दैट हम एक फील्ड प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे सारे वो सीड्स जाके बो देते हैं और उस सीड्स को ले जा करके जब वो बड़े होने लगते हैं, सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, देन उनको हम अनदर प्लेस पे ट्रांसफर कर देते हैं। बिकॉज ऐसा करने से क्या होता है स्टूडेंट, हम अपने क्रॉप को हेल्दी ग्रो करते हैं। एंड ये जो एक्टिविटीज़ है ट्रांसप्लांटेशन की स्टूडेंट, ये इन मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स वगैरह या फिर आप कह सकते हो फ्लावर्स वगैरह के लिए, इन सब के प्रोसेस के लिए होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट यू मीन बाय रबी एंड खरीफ क्रॉप। स्टूडेंट रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप क्या होती हैं? Kharif crops, the crops are sown during June and July at the beginning of the monsoon season and harvested at the end of the monsoon. स्टूडेंट इसमें खरीफ क्रॉप्स होती हैं जो कि जून टू जुलाई के उसमें मंथ में बोई जाती हैं एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून, जब मानसून आता है तब। एंड इसकी हार्वेस्टिंग होती है जब एंड हो जाता है मानसून का, मीन्स आप कह सकते हो बारिश का मौसम जब खत्म होने आता होता है, लाइक दैट इन दिस सीजन ये कट की जाती है। एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट मेज, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप स्टूडेंट क्या होती हैं? आर सोन ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर, ये अक्टूबर एंड दिसंबर के मंथ में बोई जाती हैं और बिगनिंग ऑफ द विंटर, जब विंटर स्टार्ट होने वाली होती है, और हार्वेस्ट की जाती है मार्च अप्रैल में। आपने देखा होगा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे जो होते हैं स्टूडेंट हमारे रबी क्रॉप्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट डिफाइन वीड्स, व्हाई डू यू थिंक वीड्स शुड बी रिमूव्ड। वीड्स क्या होती हैं एंड हम उनको क्यों रिमूव करना चाहिए? वीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। दे रॉब द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉइल में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको सारा ले लेती हैं, चुरा लेती हैं। वाटर एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, ये वाटर मिनरल्स जितना भी होता है सब ले लेती हैं और हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको नुकसान पहुंचाती हैं। दे कॉम्पीट फॉर द स्पेस, एयर एंड लाइट विद द प्लांट, और वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनके साथ कॉम्पीट करती हैं, मतलब उनसे कॉम्पिटिशन कह सकते हो आप करती हैं, क्योंकि उन्हें क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, एयर चाहिए होती है, लाइट, इन सब चीज़ों की नीड होती है। तो वो उनसे फाइट करके, मीन्स फाइट क्या, ऐसा नहीं जनरली कि वो लड़ाई करती हैं, बट वो उनसे जल्दी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सम वीड्स रिलीज हार्मफुल केमिकल एंड कैन बी पॉइजनस, और कुछ वीड्स तो ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एंड कुछ केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल को रिलीज करते हैं जो कि हमारी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो वीड शुड बी रिमूव फ्रॉम द क्रॉप, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम वीडिंग करते रहना चाहिए और उसमें से वीड्स को रिमूव करते रहना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर फर्स्ट।
स्टूडेंट इसमें क्या करना है, वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में बताया गया. दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. द फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना प्लगिंग एंड लेवलिंग के थ्रू. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स को किस तरीके से गुड क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, डिसीज फ्री होने चाहिए. दिस इज द सिलेक्शन ऑफ एंड सोइंग ऑफ सीड्स. द नेक्स्ट इज एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते रहना चाहिए. नेक्स्ट इज इरिगेशन, टाइम टू टाइम डिफरेंट इंटरवल पर उनको मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए स्टूडेंट जब वाटर की नीड हो हमें वाटरिंग करते रहना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम द वीड्स एंड पेस्ट, वीड्स और पेस्ट से हमें अपने प्लांट को बचा के रखना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको रिमूव करते रहना चाहिए. हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, जब हमारी क्रॉप मेच्योर्ड हो जाती है तो उसको हमें वी हैव टू कट फ्रॉम द मेन पार्ट, मेन प्लांट से उसको कट करना होता है एंड उसके बाद उसमें से क्रॉप्स को सेपरेट करना होता है. द नेक्स्ट इज स्टोरेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रेन्स, ये ग्रेन्स को लॉन्गर टाइम तक रखने के लिए ही यूज होती है. सो वी हैव टू डू दिस. दिस इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड फील्ड बी इरीगेटेड, एक्सप्लेन मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन. स्टूडेंट क्यों इरीगेट करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द मॉइस्चर एंड लॉस द सॉइल. ये क्या होता है स्टूडेंट, इरीगेशन से हमारी जो प्लांट में मॉइस्चर होती है, सॉइल में मॉइस्चर होती है वो बनी रहती है एंड लूज द सॉइल, और सॉइल को लूज करने के लिए. सो इट इज़ नेसेसरी टू लूजन द सॉइल बिकॉज ओनली लूज सॉइल अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल. सो वी हैव टू वाटर द प्लांट एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज अगर लूज सॉइल होंगी देन ओनली द रूट्स आर इजीली मूव करेंगे. उसमें रूट्स पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल मीन्स इजीली मूव करके नीचे सॉइल के अंदर तक जाएंगी. Next is the modern method. There are two modern methods. The first one is sprinkler system. The second one is ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम स्प्रिंकल लगे होते हैं, फवारे नोजल्स में लगे हुए होते हैं. आई हैव टोल्ड यू इस तरीके से लगे हुए होते हैं बटरफ्लाई की शेप में, वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं लाइक दिस. तो इससे पूरा वाटर ग्राउंड में जहाँ तक उनका फील्ड होता है वहाँ तक वो जाता रहता है. और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, इन दिस मैथड वाटर इज प्रोवाइडिंग बाय ड्रॉप. जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, बिकॉज ऐसा लाइन लगा करके मतलब पाइप लगा करके वहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, तो वो एक एक प्लांट में ड्रॉप तक पानी, ड्रॉप से रूट्स तक पानी जाता रहता है. सो इससे वाटर वेस्टेज भी नहीं होती. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल मैथड बाय विच लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर पुट बैक. स्टूडेंट दिस इज योर आंसर नंबर 3, मैथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल फर्टिलिटी. क्रॉप रोटेशन होता है. क्रॉप रोटेशन से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बना सकते हैं. इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटली. उसी फील्ड के अंदर हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट तरीके से, मतलब एक क्रॉप ग्रो करना है फिर आफ्टर दैट लेगुमिनियस क्रॉप ग्रो करना है. दैट इज द क्रॉप रोटेशन. देखिए वीट, बार्ले, इनमें से किसी एक को फर्स्ट ईयर में या एक सीजन में ग्रो किया, आफ्टर दैट लेगुमिनियस क्रॉप को लाइक पी इनको ग्रो कर दिया. तो ये क्या करती हैं, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रेप्लेनिश करती हैं. ओके, फिर यह है लिविंग द फील्ड फैलो, खाली खेत छोड़ देना. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड. उसमें क्या करना है कि आपको अपने फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है एक सीजन के लिए. एक बार क्रॉप को ग्रो करना है, नेक्स्ट ईयर उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है. तो इससे भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं. Next question is 4th, differentiate between manure and fertilizers. And it is a very important and very easy question. Manure is a natural substance. Natural substance होता है formed by decaying organic matter. जितने भी animal waste, human waste वगैरह होते हैं इन सबको decay करके, सड़ा करके बनाया जाता है. Fertilizers inorganic compounds होते हैं, फैक्ट्रीज में chemicals की हेल्प से बनते हैं. ये humus contain करता है and they do not contain humus. Fertilizers doesn't contain humus. मैन्योर एक्ट स्लोली, ये स्लोली काम करता है. और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे एक्ट वेरी क्विकली. दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, जितने भी मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं उन सब में. बट जो फर्टिलाइजर होता है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर उसके अंदर रखता है. जैसे जिंक है तो वो जिंक ही करेगा, तो इसलिए एनपीके है तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होगा. तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं. दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन नहीं करते, ये वाटर पोल्यूशन करते हैं. ये फील्ड में प्रिपेयर होते हैं एंड ये फैक्ट्रीज में. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th इज एनिमल हस्बेंड्री एंड इट्स फूड प्रोडक्ट.
इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है स्टूडेंट? ब्रीडिंग एंड फीडिंग एंड केयरिंग। जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबकी ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग, उनको देखभाल करना, उनको खाना खिलाना एंड ब्रीड वगैरह करवाना फॉर यूजफुल पर्पज, हमारे बेनिफिट के लिए, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, मिल्क हम डेयरी एनिमल से लेते हैं, दैट इज काउ, गॉड, बफेलो। मीट एनिमल, फ्लैश ऑफ एनिमल होता है, डक, शीप, गॉड से मिलता है। एग बर्ड से मिलता है हमें। वूल एंड स्किन, दैट इज वी ऑल्सो गेट फ्रॉम द sheep, goat and camel. Honey we get from the honey bee. Silk we get from the silkworm. Draught animals वो एनिमल होते हैं स्टूडेंट जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन, प्लगिंग, इनके लिए, जिन्हें हम कह सकते हैं बोझा ढोने वाले जानवर, देज आर। सो आई हैव completed this. You have to learn all this and revise it, write it in your fair notebook. Goodbye student. सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट। आज का हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 5 का पेंडोरा बॉक्स। द फोर्थ वन इज ओनली द रीडर पार्ट, सो आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन प्रीवियसली आल्सो, नो क्वेश्चन आंसर इज इन देयर, सो वी विल जस्ट स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 5। तो देखिए कि जो है ये पेंडोरा बॉक्स एक स्टोरी है जिसमें जो है कि ये पुरानी गाथा है जो कि ग्रीस जो है उसके कंट्री के लोग जो है वहाँ पे एक ये ज्यूस था जिसने जो है पेंडोरा का जो है वो किया। तो ये इसमें क्या है कि पहले लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे और उसमें जो है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती थी और जो है सब लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उसके साथ वहाँ पे उस टाइम कोई बुराई भी नहीं थी और ना ही आपस में कोई लड़ता था, ना ही कोई किसी को नुकसान पहुँचाता था और ना ही कोई ऐसी कोई जो है डिफ़िकल्टीज होती थी जिससे किसी चीज़ को कोई दुख हो। सभी खुशी खुशी रहते थे। तो इसी तरह से इस खुशी के माहौल में, इस ऐसी लैंड में एम्फेथिसिस और जो है प्रोमेथियस, दे ये जो एक ऐसे गॉड थे जो बहुत ही पावरफुल हो गए थे सभी में भगवानों से। लेकिन ज्यूस था वो पर्टिकुलर जो है वो सही था और इस तरह से उनके पास कोई भी टाइम नहीं था ऐसा कि जो दे आर नो फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग एंड अपसेट। उन्होंने जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ह्यूमन बीइंग उनको किसी तरह से वो अपसेट कर। लेकिन उन्होंने ज्यूस ने क्या किया कि पनिशमेंट देने के लिए ह्यूमन बीइंग को उसने अपना एक डिसीजन किया और उसने फिर जो है एबिलिटी टू मेक फायर, जिसने जो एबिलिटी की थी कि मैं वो फायर बना सकता है, तो इसका मतलब है कि उनको जो है किसी भी तरह के आगे खाने के लिए, कोई से गर्मी के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह जो है और पैरामेथिस तो वो जो है बहुत ही क्लेवर था। उसने क्या किया जो है इल्स में जो रहता था ल्यूमस, उसने हेपेथिसिस और ब्लैक स्मिथ जो है उसने वहाँ से जो है फायर उसकी जो है चुरा करके उसको जो है क्या किया। इसी तरह से उसने ब्लैक स्मिथ से जो है फायर चुरा ली और जिसने जो है डिसाइड किया कि उनको इस तरह से उनकी किए कि उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने बहुत ही ये क्ले से जो है एक वोमेन बनाई और उसको बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेटेड करने के बाद उसने क्या किया, उसका नाम पेंडोरा रखा और उसे एम्फेथिसिस को गिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो उसका ब्रदर था प्रोमेथियस, उसने क्या किया कि उसको जो है मना कर दिया कि नहीं इसको रहने दो, ये कोई चाल है भगवान इसके गॉड्स की और इसको मत लो। लेकिन एम्फेथिसिस क्या था, उसने जो है उसकी सुंदरता को देख करके उसने एक्सपेक्ट किया, उसने उससे शादी करने की सोच ली। ज्यूस ने कहा कि एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, सब कुछ उसकी प्लान के मुताबिक चल रहा है। तो पेंडोरा को जो है एक ब्यूटीफुल वेडिंग गिफ्ट जो है उसको बॉक्स के रूप में जो है गिफ्ट किया, जिससे कि उसे और फिर जब शादी के बाद आफ्टर जब मैरिज उसको ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस भी दी उसे। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये पेंडोरा बॉक्स जो है गिफ्ट में दिया हुआ है, ये पेंडोरा है और ये एम्फेथिसिस है। इस तरह से ये इन्होंने इसको किया और उसके बाद शादी के बाद उन्हें स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शन दी कि तुम जो ये बॉक्स जो है नहीं खोलोगे। तो इस तरह से जो है उसको क्यूरियोसिटी थी क्योंकि उसे मना किया गया था। तो वो पेंडोरा सोचने लगी कि देखो मुझे गिफ्ट किया गया था मैरिज गिफ्ट और उसके बावजूद भी दिस इंस्ट्रक्शन में कि इसे ओपन ना करो। तो उसको क्यूरियोसिटी थी, तो उसने सोचा कि उसको क्यों ना खोल के देखा जाए। उसको देखती थी और फिर सोचती फिर बंद कर देती कि नहीं मुझे मना किया गया है एम्फेथिसिस ने कि तुम इसे कभी भी जो है खोलना मत और ना ही कभी इसके बारे में सोचना। उसको फिर छुपा के ऊपर जो है रख देते हैं। तो अगेन जब भी उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो सोचती है कि मेरे लिए इसमें जो है सुंदर सुंदर चीज़ें होंगी। सो एट लास्ट एंड द एंड वन डे वो जो है परेशान होकर के व्हाट शी डिड,
व्हाट शी डिड, देखिए आप यहाँ पे फोटो में पेंडोरा है ये, तो ये बॉक्स यहाँ आप ऑन करिए। फिर आखिर में वो क्या कहती है कि बॉक्स को ओपन कर लेती है, और ओपन करने के बाद ये देखिए आप, ये फ्लाई से यहाँ से उड़ रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये पनिशमेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए जो कि ज्यूस ने बना के रखी थी। इसमें आपको सौरो है शायद, और जो है पेन है, तो इस तरह से बहुत सी इविल चीज़ें हैं वो जो ये निकल के बाहर आ जाती हैं। और उसके बाद वो जो है जैसे जैसे उड़ करके चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ जो है अपनी जो है असर दिखाती है। तो इस तरह से जो है उसके बाद फिर उसको परेशानी होती है और वो बंद कर देती है बॉक्स। लास्ट फिर में एक पे फिर आवाज़ आती है उसमें, तो अब वो कहते हैं उसको पेन होने लगता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसको ओपन नहीं करना चाहिए था। उसके अंदर से जो है ना बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। और जो है इसके बाद जो है जैसे अनहैप्पीनेस है, और ये जो है परेशानी है, सारी चीज़ें वो उसको स्टक करके वो निकल जाती है, तो परेशानी फील करती है, उसको पेन होता है। तो व्हाट हैपन, उसके बाद जो फिर से दोबारा उस बॉक्स में से आवाज़ आती है, तो उससे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ओपन करो। बोले कि नहीं, मैंने एक बार ओपन किया तो मुझे इतनी परेशानी हुई, अब मैं ओपन नहीं करूँ। लेकिन फिर भी जो है फिर आवाज़ आती है कि प्लीज़ ओपन मी, और जो है ना मैं आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं, बट बल्कि यू विल जस्ट फील रिलैक्स। तो उसके बाद जो है उसमें से जो है एक जो है स्पिरिट निकलती है जो कि गुड विश होती है। तो वो जैसे उसको टच करती है वो चारों तरफ फैलती है। तो धीरे धीरे चारों तरफ जितनी भी बुराइयां फैली होती है, तो उस गुड विश की वजह से वो धीरे धीरे उसमें असर कम होने लगता है। तो ये है आपकी पेंडोरा बॉक्स की स्टोरी कि किस तरह से जो है ज्यूस जो है पनिश करने के लिए ह्यूमन बीइंग को, पेंडोरा को वो बॉक्स देता है कि अब वो उसके हाथ में था कि वो उसको कितने दिन जो है लोगों को बिना परेशान किए रख सकती थी। लेकिन जो उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से वो उसे ओपन करती है, और पूरे विश्व जो है वर्ल्ड में जो है अनहैप्पीनेस और बहुत तरह की बीमारियां और बहुत तरह की बुराइयां फैल जाती है। और लास्ट में जो है एक गुड विश भी निकलती है जो कि उन पे थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिस तरह जितना उनसे हो सकता था वो उनकी जो है हेल्प करती है। सो ये स्टोरी है बच्चों आपकी पेंडोरा बॉक्स की। सो स्टूडेंट, अब आप देखिए इसमें ये वर्ड मीनिंग्स है, आप इन वर्ड मीनिंग्स को जो है लर्न कीजिएगा और समझिएगा। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। सो अब इसमें देखिए द सेम एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड सेंटेंस। हु वाज ज्यूस? वाज अ गॉड। ज्यूस कौन था? गॉड था। व्हाट वेडिंग गिफ्ट डिड ज्यूस गिव टू द पेंडोरा? शादी का गिफ्ट ज्यूस ने पेंडोरा को क्या दिया? ब्यूटीफुल बॉक्स एज वेडिंग गिफ्ट, एक ब्यूटीफुल बॉक्स दिया उसको वेडिंग गिफ्ट के रूप में। Who was the last to come out of Pandora box? Last में Pandora box में से क्या निकला? A pretty white fairy came out. एक बहुत ही सुंदर जो है वहाँ उसमें से फेरी निकली। अब इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, in ancient period the people of dash led a happy life। तो इसमें क्या था? इंग्लैंड था, ग्रीस था या अमेरिका था? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ग्रीस। यू हैव टू जस्ट फिल द एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी इसका आंसर है। अब सेकंड देखिए, एज पनिशमेंट जेल्स हैड टेकन अवे फ्रॉम मैन टू एबिलिटी टू डैश। तो अब इसमें क्या आएगा कि पनिशमेंट के तौर में जो है उन्होंने ह्यूमन से क्या लिया था कि उनकी जो मेक फायर की जो एबिलिटी थी वो उनसे छीन ली थी। अब नंबर 3 देखिए, प्रोमेथियस ट्रेवल टू ल्यूमिनस एंड स्टोल फायर फ्रॉम द। तो क्या उसने जो है प्रोमेथियस क्या था? वो ट्रेवल करके ल्यूमिनस से उसने क्या क्या चुराया? गोड्स और पोर्टर या ब्लैक स्मिथ। तो उसने क्या है कि फायर किससे स्टील की? ब्लैक स्मिथ से। अब यहाँ पे देखिए, ज्यूस के पेंडोरा अ ब्यूटीफुल बॉक्स एज डैश गिफ्ट। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? बर्थडे भी नहीं है और स्पेशल भी नहीं है, यहाँ पे इसका वेडिंग आंसर आएगा। तो अब ज्यूस हैड पैक्ड द बॉक्स विद, ज्यूस ने कैसे पैक किया था? विद गोल्ड, ट्रबल एबल्स और जेल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा टेरिबल एबल्स। उसने जो है टेरिबल एबल्स से जो है वो बॉक्स को फिल किया हुआ था। नंबर 6 देखिए, पेंडोरा हर्ड सम डैश कमिंग फ्रॉम द बॉक्स। म्यूजिक आएगा या साउंड आएगा या नॉइज आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा पेंडोरा हर्ड सम नॉइज। नॉइज जो है यहाँ पे कमिंग फ्रॉम द बॉक्स। अब देखिए, होप फ्लटेड फ्रॉम द बॉक्स लाइक अ ब्यूटीफुल बर्ड आएगा या ड्रैगन फ्लाई आएगा या बटरफ्लाई आएगा? तो यहाँ पे क्या है, जो होप है जो लास्ट में निकलती है वो जो है ड्रैगन फ्लाई है आंसर। इन लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रैगन फ्लाई के रूप में जो है होप बाहर निकली।
सो स्टूडेंट देखिए, अब इसका ट्रू फॉल्स देखिए। एम्फीथिसिस एंड पैरेंथेसिस वाज टू ब्रदर्स, ये दोनों भाई थे, तो इसका जो है स्टेटमेंट ट्रू है। और हेपेटिसिस वाज अ ब्लैकस्मिथ हु लिव्ड इन द आइल्स ऑफ लिमनस, ये भी ट्रू है इसका स्टेटमेंट। और ये Prometheus stole fire from the foggy of Hephaestus, ये भी इसका भी जो है ट्रू है कि उसने जो है चोरी किया था। और ये देखिए, Hermes taught Pandora how to be both charming and kind, और जो है हार्मस ने उसको बताया था कि किस तरह से उसको चार्मिंग और काइंड रहना चाहिए। तो ये जो है इसका आंसर इसका फॉल्स है। अब देखिए नंबर 5, Zeus gave Pandora a beautiful box as wedding gift, ये स्टेटमेंट इसका ट्रू है क्योंकि Zeus ने जो है पेंडोरा बॉक्स को वेडिंग गिफ्ट दिया था। अब नंबर 6 देखिए, Pandora opened the box ऑन द एडवाइस ऑफ एम्फीथिसिस, एम्फीथिसिस की जो है एडवाइस से पेंडोरा ने वो बॉक्स खोला था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो उसने खुद ओपन किया था। अब नंबर 7 देखिए, ज्यूस पुश्ड पेंडोरा फ्रॉम डिफाइंग हिज ऑर्डर, और जो है ज्यूस ने जो है उसको पनिशमेंट किया गया था जो जिस तरह से उसने उसको ऑर्डर किया था, तो ये स्टेटमेंट इसका ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे, अब स्टूडेंट आपको जो है आज का इतना ही, और नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट कंटिन्यू विद एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर एंड अदर फर्दर एक्सरसाइजेस। सो स्टूडेंट अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को, और साथ ही साथ जो है इसे लाइक भी करें। सो स्टूडेंट थैंक यू, टेक केयर, बाय। Welcome to our YouTube channel. This is for 8th class. Yesterday we discussed about we were start with the models topic. Now I will tell you another kind of models what we are using with another different sentences. So first is can. Can is used with, जब हम can कब use करते हैं, with 3 form: ability, suggestion and request. Now I will tell you examples of ability. Ability is he can find any street in London. He can find any street in London. This is ability. Ability means कि हम काम कर सकते हैं. Suggestion. Suggestion is you can take a taxi. कि आप टैक्सी ले सकते हैं, हम इसकी सजेशन दे रहे हैं उन्हें. The next is request. Request is can you take me to Victoria Station? क्या तुम मुझे विक्टोरिया स्टेशन तक लेकर चल सकते हो? So this is request, कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. एंड रिक्वेस्ट सेंटेंस में हम प्लीज़ वर्ड भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज माइट. माइट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ मे. मेक श्योर दैट मे का जो पास्ट टेंस है वो है हमारा माइट. माइट के अंदर हम यूज़ करते हैं फॉर पॉसिबिलिटी, कि काम को कितने % करने की पॉसिबिलिटी है, कि हम उस काम का कितना हो सकता है. इट माइट बी क्विकर टू ट्रैवल बाय ट्रेन. इट मीन्स जो पॉसिबिलिटी है कि हम ट्रेन से ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज शुड. शुड is the past tense of shall. नेक्स्ट इज ओपिनियन एंड एडवाइस, कि हम किसी के ओपिनियन या एडवाइस के साथ हम शुड यूज़ करते हैं. दैट इज़ यू शुड ड्राइव मोर केयरफुली, कि तुम किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें केयरफुली ड्राइव करना चाहिए. ओपिनियन मीन्स और एडवाइस इज़ द सेम थिंग, कि आप एडवाइस भी दे सकते हो किसी को, या किसी को ये भी बता सकते हो, ओपिनियन भी दे सकते हो कि तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए या केयरफुली चलानी चाहिए. नेक्स्ट इज मे. मे इज़ द प्रेजेंट, वी आर यूजिंग इट फॉर द प्रेजेंट टेंस. दैट इज़ पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी यानी कि कितने उस काम को करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है. इट मे बी क्विकर टू ट्रैवल बाय रेन. इट मीन्स प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मे. नेक्स्ट इज़ परमिशन. परमिशन इज़ मे आई कम इन. हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं मे. यूज़ करते हैं परमिशन के लिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या मुझे कहीं जाना हो, तब भी हम वर्ड मे यूज़ करते हैं. सो
Students, we discuss about the 4 words of might. So tomorrow next we are going to discuss about. I hope you all are understand these words, how we are going to use models with different sentences. So be careful among your studies. We started with the new syllabus. Thank you everyone.